फील्ड मार्शल से जब मेरी मुलाकात हुई थी उसके बाद उसकी जो स्पीड थी वो थम तो गई है, पर पुराने उलझे हुए जो वो चीज़ें हैं वो अभी तक नहीं सुलझ पाई हैं। जब आदमी वहाँ से बचता है, जान बचा के प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, तो महकमों में उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो मतलब मेरे पास यकीन माने अल्फाज नहीं है। कराची 64% रेवेन्यू देता था, वो घट के आज 52% हो गया है। ये जो माशी जंग है हज़रत साहब, ये 365 दिन और 24 घंटे चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पिछले कई साल से इनके रेड वारंट इशू नहीं हो रहे थे, तो 2 इसमें से जो हैं उनके फेडरल गवर्नमेंट ने रेड वारंट इशू कर दिए हैं और इसको वेलकम करता हूँ। अगर कराची में सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगा तो कराची में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। पिछले बुध के दिन हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि कराची में बढ़ता हुआ एक्सटॉर्शन, भत्ताखोरी और दीगर मामलात, कराची के बिल्डर को खुसूसन भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, फिर उनके दफातर पे फायरिंग हो रही थी। उसके बाद अगर फिर भी हमारे लोगों ने भत्ता नहीं दिया तो डायरेक्ट उनके लोगों पे फायर हुआ, जिसमें हमारे 5-7 लोग ज़ख्मी भी हुए और एक आदमी शहीद भी हुआ। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा इस मामले को उठाया थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं मीडिया का बहुत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ऑल आउट सपोर्ट किया और सिर्फ उनके सपोर्ट की वजह से तमाम हलकों में वो हमारा मैसेज पहुँचा, जिसकी वजह से सीएम सिंध ने भी हमें कॉल किया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी कॉल किया। पर ये तकलीफ़ों का सर, मुश्किलों का सफ़र यहाँ रुकता नहीं है। एक तरफ सर एक्सटॉर्शन की कॉल्स हैं हज़रत साहब, एक तरफ हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, और वो कब्ज़े फील्ड मार्शल से जब मेरी मुलाकात हुई थी उसके बाद उसकी जो स्पीड थी वो थम तो गई है, पर पुराने उलझे हुए जो वो चीज़ें हैं वो अभी तक नहीं सुलझ पाई हैं। तो लोगों को अपनी ज़मीनें बचाना मुश्किल हो गया है। ना सिर्फ ये एनक्रोचर्स उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं, बल्कि डिपार्टमेंट भी मिलके टाइटल भी ख़राब कर रहे हैं लोगों का। किसी की 100 एकड़ ज़मीन है, किसी की 2 एकड़ ज़मीन है, किसी की 2000 गज ज़मीन है, किसी की 200 एकड़ ज़मीन है। सो जब इंसान इंडिविजुअल से तो लड़ सकता है, पर महकमों से, स्टेट से लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो दूसरा मसला ये है, मैं चाहता हूँ कि आप जब भी फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हो, या आप हमारी उनसे एक मुलाकात 1-to-1 करवा सकें, या हमारी डेलीगेशन की करवा सकें। मैंने उनको कल लेटर तो ज़रूर भेजा है, तो ये भी सवाल ज़रूर हमने उठाना है कि ये किस तरह होगा। तीसरा मसला, जब आदमी वहाँ से बचता है, जान बचा के प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, तो महकमों में उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो मतलब मेरे पास यकीन माने अल्फाज नहीं है। वो इस कदर मुश्किल सलूक हो रहा है कि इस कदर छोटे छोटे कामों के इस कदर परेशान किया जा रहा है, इस कदर लोगों को तंग किया जा रहा है कि लोग अब थक गए हैं और लोग बोलते हैं अब यार काम करना नहीं है, जो है वो काम मुकम्मल करते हैं और बस अपनी जान छुड़ाते हैं। ये पाकिस्तान ऐसी जगह है हज़रत, जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से हमें नवाजा है। एक बेहतरीन लोकेशन, एक यूथ पॉपुलेशन, ऑयल रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स, कॉपर रिजर्व्स, मिनरल रिजर्व्स, फर्टाइल लैंड, पानी, एक एटॉमिक पावर, हमारे पास हर चीज़ है। हम चाहें तो मिलके, हमारी सरपरस्ती हो तो हम मिलके ये मुश्किलात दूर कर सकते हैं। कराची 64% रेवेन्यू देता था, वो घट के आज 52% हो गया है। पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेशो 38% था, वो बढ़ के 45% हो गया है। और पाकिस्तान की जो पॉवर्टी रेशो है 45% हो गया है। इसी तरह पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेशो भी बढ़ गया है। हम सब इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क से जुड़े हुए हैं। गाड़ी का अगर आप इंजन बंद कर दें तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। कराची को पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब कहा जाता है, फाइनेंशियल इंजन कहा जाता है। तो ये जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, ये हमारी जो दुश्मन कुव्वतें हैं, ये कराची को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन तमाम बदमाशियों के ख़िलाफ़ खुल के आवाज़ उठाएं। आबाद अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठाता भी है और उठाता भी रहेगा, क्योंकि ये जो जंग है, ये देखें, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडिया से जंग हुई, 4-5 दिन चली और अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त से नवाजा और एक बहुत बड़ी कामयाबी भी हुई। हावेवर जो वो जब तक कन्वर्ट माशी जीत में नहीं होगी तो वो शायद जंग का वो फ़ायदा हो नहीं सके। ये जो माशी जंग है हज़रत साहब, ये 365 दिन और 24 घंटे चलती है। और हमारा जो दुश्मन है ना, वो ये चाहता है कि ये माशी जंग में हमें किसी तरह फेल करें, ताकि हम परेशान, एज एन कौम परेशान रहें। ये चंद 2-4-5 लोग हैं हज़रत जो एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहे हैं। नंबर्स हैं ईरान के, दुबई के और नाइजीरिया के, फ़िलीपींस के। मुझे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बताया है
کہ یہ باہر بیٹھے ہیں ملک سے. 2 کے ریڈ وارنٹ میں آپ سب کے لیے بھی بتا رہا ہوں. الحمدللہ جب سے ہم نے پریس کانفرنس کی ہے پچھلے کئی سال سے ان کے ریڈ وارنٹ ایشو نہیں ہو رہے تھے, تو 2 اس میں سے جو ہیں ان کے فیڈرل گورنمنٹ نے ریڈ وارنٹ ایشو کر دیے ہیں. اب وہ جنوا گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے جب ان کا سسٹم پورا ہوگا یا ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی, جو بھی ان کا اپنا SOP ہے وہ پوری ہوگی, تب ان کی ایکسٹریڈیشن کال ہو جائے گی. 3 کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سندھ گورنمنٹ یہ اپنا سب ڈاکیومنٹیشن SOP پوری کرتی ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ پوری کر کے وہ بھیجتا ہے جنیوا انٹرپول کے آفس میں. تو الحمدللہ 2 کے میں نے جیسا کہا جنیوا اسی ویک میں گئے ہیں, یہ 2-4 دن میں. 3 کے جو باقی کارروائی ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بائی 30th آف دسمبر انشاءاللہ اسی سال ان لوگوں کے خلاف بھی جو تمام کارروائی پوری کر کے ان کے بھی ریڈ وارنٹ ایشو کرنے کے لیے یہ بھیج دیے جائیں گے اسلام آباد. محسن نقوی صاحب نے ایشورنس دی ہے کہ, اور بہت سارے سینسٹیو حلقوں نے بھی ایشورنس دی ہے کہ ان باقی لوگوں کے بھی ریڈ وارنٹ ایشو ہوں گے اور ان کو ان کے کیے کی سزا دینے کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. میں نے کل یہاں کے ہمارے جو پروونشل گورنمنٹ کی پریس کانفرنس سنی ہے اور وہاں پر مجھے وہ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ لوگوں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں اور اس کو ویلکم کرتا ہوں. اگر کراچی میں سینس آف سیکیورٹی نہیں ہوگا تو کراچی میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگا. اور یہ سیکیورٹی دینا اسٹیٹ کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری